नमस्कार विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मण जाजोदिया आपका भोसले वाणिज्य महाविद्यालय के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम वापस अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, सूत्रधारी कंपनी के खाते, जो कि हमारा यूनिट नंबर 1 है, उसका आखिरी प्रॉब्लम देखेंगे और उसके द्वारा समझेंगे कि किस तरीके से हमको सूत्रधारी कंपनी के खाते बनाने होते हैं। प्रश्न आपको इस वीडियो की लिंक में दिया गया है, कृपया कर उस पर उस लिंक पे क्लिक करके प्रश्न देख लेवे। उत्तर हम यहाँ बोर्ड पे बनाएंगे। प्रश्न कहता है कि हमको दो कंपनी है, पी लिमिटेड और बी लिमिटेड, उनकी 30 जून 2001 की बैलेंस शीट दी गई है, जो कि पहले तिमाही की है, फर्स्ट क्वार्टर की। उसमें दोनों कंपनी के पूरे एसेट्स और लायबिलिटीज हमको बताए गए हैं। उसके साथ में हमको 4 एडजस्टमेंट दिए गए हैं। पहला बताया गया है कि पी लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 2000 शेयर्स एक्वायर किए। कब एक्वायर किए? 1 जुलाई को किए। मतलब प्री एक्विजिशन पीरियड यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि हमको बैलेंस शीट कब की दी गई है? 30 जून की। मतलब 30 जून को खत्म हुआ, 1 तारीख को इन लोगों ने एक्वायर कर दिया। मतलब कैपिटल प्रॉफिट की संभावना पूरी खत्म हो गई है। जो भी प्रॉफिट आएगा वो क्या आएगा? रेवेन्यू प्रॉफिट आएगा। दूसरा, इन्होंने बताया है कि बिल्स रिसीवेबल है कुछ पी लिमिटेड के, जो बिल्स एक्सेप्ट किए किसने? बी लिमिटेड में। और ऐसे ही कुछ बिल्स है जो डिस्काउंट किए गए हैं पी लिमिटेड द्वारा 7500 के, और जो किसने एक्सेप्ट किए हैं? बी लिमिटेड ने। उसी तरीके से कुछ क्रेडिटर्स है पी लिमिटेड के, जो कि बी लिमिटेड है, वो दिखाए गए हैं। और उसी के साथ में ये बोला गया है कि बी लिमिटेड के डेटर्स जो है उसमें 25,000 किसका है? पी लिमिटेड का है। उसी तरीके से 10,000 का एक चेक पी लिमिटेड ने भेजा था किसको? बी लिमिटेड को। लेकिन वो जब तक कर हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाई तब तक कर भी उनके पास नहीं पहुंच पाया। मतलब एक प्रश्न में 3-4 चीजें आई है। पहला आएगा कैश इन ट्रांजिट, दूसरा आएगा इनडेप्टनेस का, क्रेडिटर्स में आएगा, डेटर्स में आएगा, बिल्स रिसीवेबल में आएगा, बिल्स पेएबल में आएगा। और चौथी चीज क्या है कि चूंकि इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में हमने 30 जून की बैलेंस शीट दी गई है और 1 तारीख को हमने एक्वायर की है, इसका मतलब ही हमको कैपिटल प्रॉफिट नहीं निकालना है। शुरुआत करते हैं शेयर्स रेशियो से। तो बैलेंस शीट में दिया गया है कि इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, मतलब 2 लाख की कैपिटल थी बी लिमिटेड की, 100 रुपए का एक शेयर, मतलब पूरे शेयर्स 2,50,000 की कैपिटल थी। तो पूरे शेयर्स को, जो पूरी शेयर कैपिटल जो है हमारी, उसको 2,50,000 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे कितने शेयर्स हो जाते हैं? 2500 शेयर्स। तो लिख लीजिए टोटल शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड 2,500 माइनस शेयर्स एक्वायर्ड बाय पी लिमिटेड। पी लिमिटेड ने कितने शेयर्स एक्वायर किए? 2,000। मतलब 500 शेयर्स कितने किसके हो गए? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के हो गए हैं 500 शेयर्स। तो इसका रेशियो क्या आ गया? 2000 is to 500, 2000 is to 500, मतलब कितना हो गया? 4:1 का रेशियो है दोनों भी अंशधारकों के बीच में, मतलब पी लिमिटेड और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बीच में। दूसरी चीज आएंगी कैपिटल प्रॉफिट। इसके बारे में मैंने पहले ही कहा, ये हमारा नील आएगा। क्यों नील आएगा? क्योंकि डेट ऑफ बैलेंस शीट इज 30 जून 2001 एंड डेट ऑफ एक्वायरिंग इज 1 जुलाई 2001। एक ही समय पे हमको दोनों चीज दी गई है, इसलिए हमारा कैपिटल प्रॉफिट कैसा आएगा? नील आएगा। तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि है हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए, आपको रिमाइंड करने के लिए लिख देते हैं प्री एक्विजिशन। अगर बैलेंस शीट 31 मार्च 2002 की रहती थी तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये निकालते थे
कैपिटल प्रॉफिट, लेकिन चूंकि बैलेंस शीट 1 जुलाई 2001 की है और बैलेंस शीट 30 जून 2001 की और हमने 1 जुलाई को एक्वायर किए, इसीलिए प्री एक्विजिशन कुछ भी नहीं आएगा, नील आएगा। पूरा प्रॉफिट जो कहां जाएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट में जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि बी लिमिटेड का क्या दिया गया बैलेंस शीट में, रेवेन्यू रिजर्व दिया गया है, ले लीजिए रेवेन्यू रिजर्व कितना बताया गया है, रेवेन्यू रिजर्व 40,000 ले लिया हमने। और क्या दिया गया है देखिए, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज बताई गई है, तो ले लीजिए, टोटल कर लीजिए 40,000 का, 40,000 रेवेन्यू रिजर्व। अब क्या निकालना पड़ेगा, दोनों का शेयर निकालना पड़ेगा, शेयर ऑफ पी लिमिटेड, और दूसरा निकलेगा शेयर ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। पहले पी लिमिटेड का निकालते हैं, 40,000 गुणीला 4 भागीला 5, और फिर आएगा माइनॉरिटी होल्डर्स का 40,000 गुणीला 1 भागीला 5, तो पी लिमिटेड का आ गया 32,000 और माइनॉरिटी का आ जाएगा 8,000। कुछ इस तरीके से हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट आ गया। पी का कैसे आया, 40,000 गुणीला 4 हमने ऊपर निकाला था, ये दोनों की टोटल 5 होती है, तो भागीला 5, और उसी तरीके से माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का 40,000 गुणीला 1 भागीला 5, 32,000 और 8,000। ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट। अब निकालते हैं अगली चीज, जो कि है हमारा 5वां नंबर का, सॉरी 4थे नंबर का, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। हेडिंग लिख लीजिए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 4थे नंबर पे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर में क्या क्या लेना है हमको, सबसे पहले लेना है कि कितना शेयर्स माइनॉरिटी होल्डर्स के पास है, तो लिख लेते हैं फेस वैल्यू ऑफ, कितने शेयर्स थे उनके पास में, 500 शेयर्स थे, एट द रेट ₹100 ईच, 100 रुपए का एक शेयर था। उस हिसाब से हमारे पास कितने के शेयर्स हो गए माइनॉरिटी के, 50,000 प्लस 1/5 शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट में उनका कितना हिस्सा निकाला था हम लोगों ने, यहाँ पे लिखा हुआ है 8,000, ये ले लेंगे 8,000। इसके अलावा कुछ और है क्या हमारा, बिल्कुल नहीं, तो टोटल कर लेंगे 58,000। ये क्या आ गया हमारा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसका कहाँ यूज होता है, हम लोगों ने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखा था, जिसको हम लोगों ने वापर किया था। उसके बाद आता है 5वां, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इसी को आप लोग गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व भी गुडविल लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल लिखेंगे, लिखने को जो भी लिखा जा सकता है, गुडविल भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि क्या आएगा, इसलिए हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल लिखा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, पी लिमिटेड की जो भी चीजें हैं वो माइनस करनी है। इसमें सबसे पहले लेंगे पी लिमिटेड ने कितने शेयर्स कितने पैसे में खरीदे थे, कॉस्ट ऑफ 2000 शेयर्स, 2000 शेयर्स परचेस किए थे, ऐसा एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। हेल्ड बाय पी लिमिटेड, पी लिमिटेड ने 2000 शेयर्स परचेस किए थे, कितने में किए थे प्रश्न ये आता है, तो वो हमको दिया गया है 1,80,000। हमको सीधा पहला एडजस्टमेंट यही कहता है कि हम लोगों ने 1,80,000 में पी लिमिटेड के शेयर्स खरीदे थे, माइनस फेस वैल्यू ऑफ 2000 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। 2000 शेयर्स हम लोगों ने कितने रुपए में खरीदे थे,
100 रुपए में खरीदे, 100 रुपए की उसकी फेस वैल्यू, मतलब कितने के हो गए 2 लाख के। तो हमारा उत्तर क्या आ गया -20,000, -20,000 ये आ गया माइनस में उत्तर। अब और क्या करते थे हम लोग, उसके अंदर से गुडविल निकाल, और कैपिटल प्रॉफिट तो दिया नहीं गया है, तो हम लोग क्या लेंगे, रेवेन्यू प्रॉफिट तो डायरेक्ट बैलेंस शीट के अंदर जाता था। फिर और क्या आ सकता है देखेंगे प्रश्न में। तो प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में ये दिया है कि हम लोगों को, तो ये माइनस में उत्तर आया। हम लोगों ने कहा था जब कभी इस तरीके से माइनस में उत्तर आता है उसे हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। पर प्रश्न के अंदर अगर आप असेट तरफ में देखेंगे तो पहला चीज क्या लिखा हुआ है, गुडविल। पी का कितना है 50,000 और एस का कितना है 15,000, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। लिख लीजिए यहाँ पे, एडजस्टेड टू गुडविल इन बैलेंस शीट, इन बैलेंस शीट। कौन सा बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड। अभी हम कैपिटल रिजर्व लेते थे, उसके बाद में फिर बैलेंस शीट में दोनों गुडविल लेते थे, तो यहाँ पे ही हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो पी लिमिटेड का गुडविल प्लस एस लिमिटेड का गुडविल करेंगे, तो पी लिमिटेड का गुडविल बताया गया है 50,000 प्लस एस का बताया गया है 15,000, उसमें से माइनस में उत्तर आया 20,000। तो इस तरीके से हम लोग 50 + 15 कितना होता है 65,000 यहाँ पे जोड़ेंगे, तो अपने आप वो घट के हमको क्या मिल जाएगा 45,000 का गुडविल मिल जाएगा। लिख लीजिए, समझ में आएगा। ये गुडविल का एडजस्टमेंट बहुत बारीकी से ख्याल रखना पड़ेगा आप लोगों को। मैं एक और बार आप लोगों को रिपीट करके बताने की समझाता हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 2000 शेयर्स कितने में खरीदे वो लिखा, फिर उसकी फेस वैल्यू माइनस की। जैसे ही आपने फेस वैल्यू माइनस की तो आपको क्या पता चला कि आपको क्या आ गया है, कैपिटल रिजर्व आ गया। आपने पैसे कम दिए हैं और उसके अगेंस्ट में कंपनी के शेयर्स ज्यादा भाव के मिले हैं बुक्स के अकॉर्डिंगली। फिर हमने क्या देखा कि बैलेंस शीट में गुडविल दिया गया है, कितना था, पी लिमिटेड का भी था और एस का था 50 और 15, हमने डाल दिया यहाँ पे 65,000। 20,000 माइनस था, 65,000 प्लस था, मतलब ऑटोमेटिकली क्या हुआ, अपने आप 45,000 का गुडविल निर्माण हुआ। वो जो था वो आगे एडजस्ट करके, इसीलिए हमने लिखा एडजस्टेड टू गुडविल इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, और इन बैलेंस शीट भी लिख सकते हैं आप लोग। पी का और एस के गुडविल की टोटल की डाल दी, एडजस्टेड गुडविल हमको मिल गया। ये हो गए ये 5 एडजस्टमेंट। अब छठवीं चीज लिखते हैं। अब एडजस्टमेंट के अंदर जो चीज दी गई है वहां पे क्लियरली लिख देते हैं कि पी लिमिटेड के अगर आप इन्वेस्टमेंट की टोटल देखोगे वो है 2,05,000, जबकि आपने कंपनी में कितने में खरीदी है 1,80,000। इसका मतलब क्या हुआ कि 2,05,000 में से मैं 1,80,000 अगर माइनस करता हूं तो मुझे जो ये 25,000 मिले हैं, ये 25,000 क्या है मेरे अदर इन्वेस्टमेंट। मतलब ये हमको कहां लेना पड़ेगा, बैलेंस शीट में लेना पड़ेगा। अभी तक हम क्या बोलते थे, वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ सब्सिडेरी का था, सहायक कंपनी का था, इसलिए हम लेते नहीं थे। लेकिन अब हमको क्या दिख रहा है कि 25,000 का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है, तो ये तो हमको लेना पड़ेगा। तो उसके बाद में सातवीं चीज किस बारे में है कि क्रेडिटर्स पी लिमिटेड के कितने बता रहे हैं 15,000। क्रेडिटर्स पी लिमिटेड पेएबल टू बी लिमिटेड कितना है 15,000 बता रहा है। वहीं अगर आप डेटर्स देखोगे बी लिमिटेड के, किसके, बी लिमिटेड के डेटर्स, एक का क्रेडिटर दूसरे का डेटर होता है, वो कितना बता रहा है 25,000। मतलब 10,000 जो है ये क्या होगा, कैश इन ट्रांजिट। समझ में आया, क्लियर हुआ। जो चौथे नंबर पे आपका एडजस्टमेंट बोल रहा है, रेमिटेंस ऑफ ₹10,000 बाय चेक टू पी लिमिटेड
वॉज नॉट रिसीव्ड बाय बी लिमिटेड। मतलब पी लिमिटेड ने अपने तरफ से 10,000 का चेक भेजा, लेकिन बी लिमिटेड को अभी तक मिला नहीं। इसीलिए क्रेडिटर्स ऑफ पी लिमिटेड जो बी को देना उन्होंने 10,000 से कम कर दिए, लेकिन बी लिमिटेड के पास वो पहुंचा नहीं, इसीलिए वो क्या रह गया, अभी 10,000 कैश इन ट्रांजिट रह गया। चेक था, चेक मतलब ही क्या होता है, नगद ही होता है, कैश ही होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या लिखेंगे, कैश इन ट्रांजिट। याद रखिएगा जो हमने छठवां और सातवां एडजस्टमेंट लिखा है, ये आपको परीक्षा में जब आप प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो यह पूरी तरीके से बराबर से लिखना जरूरी रहेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के तरफ में। अब हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी एस लिमिटेड एज ऑन 31 जून 2001, जो तारीख हमें प्रश्न में दी गई थी। सबसे पहला हेड कौन सा लेने को कहा लेंगे हम लोग, सबसे पहला हेड हम लोग लेंगे शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच। इसमें हमने क्या कहा था, हम लोग सिर्फ पी लिमिटेड का शेयर कैपिटल लेंगे, कितना दिया गया है, 3 लाख ले लेंगे। दूसरी चीज क्या लेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें हमको किसका रिजर्व लेना है, तो सबसे पहले देखेंगे पी लिमिटेड का रेवेन्यू रिजर्व दिया गया है 50,000 रेवेन्यू रिजर्व, 50,000 प्लस आप लोगों ने शेयर इन रेवेन्यू रिजर्व निकाला था, सॉरी रेवेन्यू प्रॉफिट निकाला था 32,000, दोनों को जोड़ लेंगे, टोटल बाहर ले लेंगे 82,000। ये हो गया रेवेन्यू रिजर्व से संबंधित। तीसरी चीज हम लोगों ने क्या लेने को कही थी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब किसका, जो हमारे एस लिमिटेड के छोटे धारक है, छोटे अंश धारक है उनका, उसकी टोटल हम लोगों ने वर्किंग नोट में निकाली थी 58,000 ले लेंगे। इसके बाद आते हैं कोई भी तरह की सिक्योर्ड लोन या फिक्स लायबिलिटी नहीं दी गई है, तो सीधे हम लोग क्या लेंगे, करंट लायबिलिटीज। बैलेंस शीट में जितने प्रश्न में आइटम दिए गए हैं बस उतने ही आइटम लेने हैं हमको, उससे ज्यादा कोई भी चीज लेने की हमको जरूरत नहीं है। सबसे पहले आएगा उसमें क्रेडिटर्स दिया गया है, क्रेडिटर्स देते हैं, किसके लेंगे, पी लिमिटेड के। कितने दिए गए हैं प्रश्न में देखेंगे, पी लिमिटेड के क्रेडिटर्स बता रहे हैं 50,000 और एस लिमिटेड के बता रहे हैं 60,000, जोड़ लेंगे 1,10,000, 1,10,000 और इसके साथ में क्या दिया गया है, पी लिमिटेड ने 15,000 का इंटरकंपनी इंडेप्टनेस या इंटरकंपनी ओइंग था। देखिए एडजस्टमेंट नंबर 3 में दिया गया है, क्रेडिटर्स ऑफ पी लिमिटेड इंक्लूड 15,000 ड्यू टू बी लिमिटेड। ठीक है, तो माइनस कर देंगे इंटर कंपनी ओइंग, कितना बोला गया है उतना माइनस कर देंगे, 15,000 बोला है, 15,000 घटा दीजिए, 1,10,000 माइनस 15,000 95,000। उसके बाद में बिल्स पेएबल दोनों कंपनी के बिल्स पेएबल दिए गए हैं, ले लेंगे। पहले किसका लेंगे, होल्डिंग कंपनी का। कौन सी होल्डिंग कंपनी है हमारी, पी लिमिटेड है। कितना बिल्स पेएबल दिखाया गया है उसका 10,000, ले लेंगे 10,000। बी लिमिटेड एस लिमिटेड का कितना है 20,000, उसका 20,000 ले लेंगे, जोड़ लीजिए 30,000। इसके बाद में एडजस्टमेंट नंबर 3 में बताया गया है कि 5,000 रुपए का बिल किसने एक्सेप्ट किया है, देखिए सॉरी 2 नंबर के एडजस्टमेंट में बताया गया है, बिल रिसीवेबल ऑफ पी लिमिटेड इंक्लूड 5,000 बिल एक्सेप्टेड बाय, तो माइनस कर देंगे इंटर कंपनी ओइंग करके, माइनस इंटर कंपनी ओइंग कितना है 5,000, माइनस कर दीजिए, टोटल बाहर ले लेंगे 25,000। इसके अलावा कोई भी तरह की चीज नहीं थी। और क्या दिया गया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बताए गए हैं, किसके, दोनों कंपनियों के बताए गए हैं, पी के भी और बी के भी।
लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ पी लिमिटेड, और फिर एस लिमिटेड का, बी बोल दिया गलती से मैंने, एस लिमिटेड, सॉरी बेटा बी लिमिटेड है, मैंने गलती से हर जगह एस लिमिटेड बोल लिखा है, करेक्ट कर लेंगे। बी लिमिटेड, पी और बी दोनों कंपनी का लिखना है तो लिख लेंगे। पी लिमिटेड का कितना बताया गया है, पहले चेक करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पी लिमिटेड का 2000 है, डाल दीजिए 2000, और बी लिमिटेड का कितना है 1000 है, ले लीजिए 1000। इससे संबंधित कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा अमाउंट के कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के। इसके अलावा एक चीज और दी गई है आपको, प्रश्न में दी गई है, अलग से नहीं दी गई है, वही चीज हम ले रहे हैं, वो है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। इसके बारे में आपने चतुर्थ सेमेस्टर में चर्चा की थी, जब हम बैंकिंग कंपनी के खाते बनाते थे, तो उसमें कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या बताई गई है, बिल डिस्काउंटेड, लिख लीजिए बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड कितना बताया गया है वैसा का वैसा लिख लेंगे। उसमें से 12,500 माइनस 7,500, 12,500 माइनस 7,500। क्यों 12.5 माइनस 7.5 की, क्योंकि हम लोगों को पता है कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में सिर्फ 5,000 बची है, 12,500 माइनस 5,000, 5,000 का बिल इंटर कंपनी का है, इसलिए 12,500 माइनस 5,000 कर लीजिए इंटर कंपनी। तो फिर कितना बचा है हमारा 7,500 अभी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में खड़ा है। तो इस तरीके का आप लोगों को एडजस्टमेंट नहीं भी दिया हुआ रहा तो भी अपनी समझदारी से, अपने सूझबूझ से करना पड़ेगा। इंटर कंपनी यहाँ पे हम लोग टोटल लगा लेंगे आखिर में। अभी पहले बैलेंस शीट का दूसरा बाजू जो होता है एसेट्स का वो कर लेते हैं। उसमें पहली चीज आएंगी फिक्स्ड असेट्स। हम लोगों ने कहा था कि कंपनी फॉर्मेट में बनाएंगे हम लोग, पहले फिक्स्ड असेट्स फिर करंट असेट्स। तो फिक्स्ड असेट्स में सबसे पहले क्या लिया था पिछली बार हम लोगों ने, गुडविल। गुडविल आप लोगों ने कैलकुलेट की थी, 65,000 में से 15,000 कैपिटल रिजर्व माइनस करके कितनी आई थी हमारी 45,000। वर्किंग नोट देखेंगे। उसके बाद दूसरी चीज आएंगी इन्वेस्टमेंट। इसके बारे में भी हम लोगों ने 6 नंबर का वर्किंग नोट बनाया था। पहले किसका आएगा, पी लिमिटेड का, कितना इन्वेस्टमेंट बता रहा था। तो प्रश्न में हम लोगों ने देखा है कि पी लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट है 2,05,000 का, उसमें से कितने के हम लोगों ने शेयर्स खरीदे थे 1,80,000 का। तो फिर कितने का इन्वेस्टमेंट बचा 25,000 प्लस बी लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट भी दिया गया है। प्रश्न में देखेंगे बी लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 10,000। टोटल ट्रांसफर कर लेंगे बाहर के कॉलम में 35,000। इन्वेस्टमेंट के बाद में अगली चीज क्या आती है, तो अगली चीज आती है करंट असेट्स आएंगी। पूरी असेट्स खत्म हो गई है फिक्स वाली, तो करंट असेट्स लेंगे। पहली करंट असेट्स प्रश्न में कौन सी दी गई है, तो पहली करंट असेट्स प्रश्न में दी गई है स्टॉक, तो पहले उसे ही ले लेते हैं। स्टॉक किसका लेंगे, पी लिमिटेड का। बैलेंस शीट में बी का भी दिया हुआ है तो बी का भी देख लेते हैं साथ ही साथ कितना अमाउंट दिया गया है 90,000 और 2,80,000 ले लीजिए। 90,000 प्लस 2,80,000 3,70,000 लिख लेंगे स्टॉक। उसके बाद में दूसरी चीज आती है डेटर्स। पी लिमिटेड के कितने डेटर्स दिखे हैं याद रखिएगा। डेटर से संबंधित हमको एडजस्टमेंट भी दिया था, हम लोगों ने उसके बारे में चर्चा की थी। तो पहले पी लिमिटेड के डेटर्स लिख लेते हैं 50,000, बी लिमिटेड के हैं 45,000, टोटल कर लेंगे 95,000 माइनस इंटर कंपनी ओइंग कितनी रहेगी। यहाँ पे क्रेडिटर्स कितने से इंटर कंपनी ओइंग से माइनस किए तो 15,000, यहाँ पे भी माइनस करेंगे 15,000। कितना आ जाएगा हमारा ये 80,000 डाल देंगे 80,000। लेकिन हम लोगों ने कैश इन ट्रांसिट भी निकाला था 10,000 का। हम लोगों ने कहा था कि हमको पी लिमिटेड ने भेजा लेकिन बी लिमिटेड को मिला क्या नहीं,
माइनस करेंगे कैश इन ट्रांजिट, चौथे नंबर का एडजस्टमेंट है 10,000, जोड़ दीजिए इधर 70,000, 70,000। उसके बाद में अगली चीज है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल पहले ले लेंगे पी लिमिटेड के, फिर बी लिमिटेड के। पी का कितना बिल्स दिखता है हमको प्रश्न में 15,000 और बी का कितना है 20,000, दोनों के ले लेंगे, जोड़ लेंगे दोनों को 35,000। उसमें से इंटर कंपनी कितना है देखेंगे, इंटर कंपनी ओइंग कितना निकाला था हम लोगों ने, तो कहां देखेंगे, प्रश्न में भी देख सकते हैं या फिर हमारा जो लायबिलिटी का बाजू है उस तरफ भी लिखा हुआ है कि 5,000 का इंटर कंपनी था, डाल देंगे 5,000, तो नेट कितना आ गया 30,000। इसके बाद है कैश, कैश कौन सा लेंगे, दोनों का, पी लिमिटेड का और बी लिमिटेड का कितना है देखेंगे प्रश्न में। पी लिमिटेड का कैश दिखा रहा है 2,000 और बी लिमिटेड का दिखा रहा है 1,000, 2,000 और 1,000। नोट डाउन करके ट्रांसफर कर लेंगे, कितना हो गया 3,000। आखिरी आइटम बचा है कैश इन ट्रांजिट। ये जो कैश इन ट्रांजिट है यहाँ पे हमने माइनस किया क्योंकि बी लिमिटेड को चेक नहीं मिला, लेकिन भेजा भी तो गया है चेक, किसके द्वारा, पी लिमिटेड द्वारा, कितने का 10,000 का। यहाँ पे लिख के रख देंगे कैश इन ट्रांजिट 10,000, ठीक है। मतलब दोनों तरीके से एडजस्टमेंट अब पास कर लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं जो एक एक एडजस्टमेंट देखते हैं। पहला एडजस्टमेंट जो शेयर रेशो का था उसका तो हमने पूरा तरीके से यूज कर लिया है। दूसरा एडजस्टमेंट था बिल्स रिसीवेबल थे 5,000 के, और उसमें से क्या बोलते हैं, ये देखिए 5,000 इंटर कंपनी ओइंग का जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जो चर्चा की थी, कब की थी, जब हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट देख रहे थे तब। तो हम लोगों ने बोला था कि दोनों तरफ एक समान इफेक्ट करेंगे तो अपने आप उसका बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। यहाँ पे 5,000 माइनस किए, कहां से, बिल्स पेएबल में से, तो बिल्स रिसीवेबल में से फिर से 5,000 माइनस कर दिए। देखा, तो इस तरीके से क्या हुआ कि दोनों कंपनी के दोनों बाजू को जैसे ही हम लोगों ने माइनस किया तो अपने आप उसका इफेक्ट क्या हो गया, 0 हो गया। उसी तरीके से क्रेडिटर्स में इंटर कंपनी ओइंग कितने का था 15,000 का, डेटर्स में से भी 15,000 माइनस कर दिए, इंटर कंपनी ओइंग क्या हो गया, निल हो गया। सिमिलरली कैश इन ट्रांजिट बोला गया था चौथे एडजस्टमेंट में, कितने का कैश इन ट्रांजिट बोला गया था 10,000 का, तो 10,000 डेटर्स कम कर दिए, 10,000 असेट्स में भी ले लिए, तो क्या हो गया, यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे प्लस कर दिया, क्या हो गया इफेक्ट 0। अब इसका टोटल कर लेंगे 3,82,000 और 58,000, 390 और 440, 440 और 1 20, 560, 5,63,000 लिख लेंगे एडजस्टमेंट, 5,63,000। उसी तरीके से यहाँ का देख लेंगे, 40 दूनी 80, 4.5, 5 20, 5 30, 5 60, 5,63,000। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर से हम लोग यूनिट नंबर 2 के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।